हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से लेकर आए। विलयन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, हम आपके लिए पूरा चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों। यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। विलयन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। किसी विलयन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जिसमें दोनों बराबर बराबर मात्रा में या एक इक्वल मात्रा में जुड़े होते हैं, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं या विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी को जल में घोलने पर विलयन प्राप्त होता। विलयन 9 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। संतृप्त विलयन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संतृप्त विलयन होता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपसे, संतृप्त विलयन क्या होता है, इसे लिखिए। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ तथा विलायक दोनों एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कैसे कहते हैं? एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ तथा विलायक दोनों एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी डालकर उसे हिलाते रहने पर चीनी जल में घुलती रहती। अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना बंद हो जाता है। जल की इस अवस्था को संतृप्त विलयन कहते हैं। चीनी डालते जाएंगे, जब तक चीनी घुलती जाएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें चीनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी और चीनी घुलना बंद हो जाए, तो उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं दोस्तों। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां लिखिए। संतृप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। मोलरता के रूप में। किसके रूप में? मोलरता के रूप में। पहली विधि है मोलरता के रूप में। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते किसे हैं? पहला टॉपिक ये आएगा कि मोलरता कहते किसे हैं। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। मोलरता, विलयन की मोलरता क्या होती है? मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। पदार्थ में मोलरता, अभी विलयन में मोलरता थी, ये मिलियन में मोलरता है। अब पदार्थ में मोलरता क्या होती है? पदार्थ का भार बटे अणु भार इंटू आयतन। जब मोलरता विलयन की मोलरता पूछे तो मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। जब पदार्थ की मोलरता पूछे तो पदार्थ का भार बटे अणु भार इंटू गुणे में आयतन। मोललता क्या होती है? मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है? दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन मिल जाने वाली विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलयन की मोलरता क्या होती है? मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। फॉर्मूला क्या होती है? विलयन की मोलरता बराबर मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। पदार्थ की मोलरता क्या होती है? पदार्थ का भार बटे अणु भार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में।
मोल प्रभाज के रूप में। तीसरा हमारा किस प्रकार, मोल प्रभाज के रूप में। एक मोलरता के रूप में, एक मोललता के रूप में, तीसरा है मोल प्रभाज के रूप में। मोल प्रभाज के रूप में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, विलयन के किसी एक घटक के, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज किसे कहते हैं दोस्तों, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एल। और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है दोस्तों, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन। स्मॉल एन है विलेय पदार्थ की मोलता और विलायक की मोलरता है कैपिटल एन। नॉर्मलता के रूप में, चौथी दोस्तों नॉर्मलता के रूप में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, चार विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहला है मोलरता, दूसरा है मोललता और तीसरा है दोस्तों मोल प्रभाज और चौथा है नॉर्मलता के रूप में। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते किसे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। आपसे पूछ सकता है नॉर्मलता कहते किसे है, तो छोटी सी डिफिनेशन है दोस्तों, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। झिल्लियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, झिल्लियां क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। झिल्लियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। झिल्लियां, पहला टॉपिक दोस्तों, झिल्ली होती क्या है, किसी ठोस या द्रव की पतली से पतली सतह को झिल्ली कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। किसी ठोस या द्रव पदार्थ की पतली से पतली सतह को झिल्ली कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली पारगम झिल्ली, झिल्ली किसी ठोस या द्रव पदार्थ की पतली से पतली सतह को झिल्ली कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। झिल्ली जिससे द्रव या विलयन इस पार से उस पार निकल जाता है वो झिल्लियां कहलाती हैं दोस्तों। या आप मान लो एक छन्नी जिससे आटा छानते हैं, वो नीचे निकल जाता है, उससे ऊपर ठोस पदार्थ ऊपर रह जाता है, तो उससे क्या कहेंगे, वो एक झिल्ली का काम करती है। चलनी जो छानने वाली होती है वो एक झिल्ली होती है। आप उससे अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं वो क्या होती है दोस्तों, वो एक झिल्ली होती है। पारगम झिल्ली, झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली पारगम झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार निकल जाते हैं, पारगम झिल्ली कहलाती हैं। वह झिल्ली, पारगम झिल्ली क्या होती है, आपसे पूछ सकता है पारगम झिल्ली क्या होती है। वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार निकल जाते हैं, पारगम झिल्ली कहलाते हैं। जैसे चर्मपात्र थैली, क्या होती है दोस्तों, चर्मपात्र थैली। आपसे पूछ सकता है पारगम का उदाहरण क्या है, तो चर्मपात्र थैली। अपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली क्या होती है, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार ना जा सके, अपारगम झिल्ली कहते हैं। वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार ना जा सके, आर पारगम झिल्ली कहलाती है। जिससे कुछ छन न सके वो आर पार
अपारगम झिल्ली होगी जिस दोस्तों, वो कौन सी झिल्ली होगी? अपारगम। अपारगम झिल्ली का उदाहरण क्या है? पॉलीथीन। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है दोस्तों? वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं, परंतु विलेय के अर्धपारगम परंतु विलेय के पदार्थ आर पार नहीं निकलते, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु पार पर निकल जाते परंतु विलेय के नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। जिसमें केवल विलायक के ही अणु आर पार निकलते हैं और विलेय के नहीं निकलते हैं। इसका उदाहरण पूछ सकता है आपसे, तो कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली CO2 FeCN6। क्या होता है इसका उदाहरण? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एक अर्धपारगम झिल्ली का नाम लिखिए, तो क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली CO2 FeCN6। परासरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। परासरण है क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर आए दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है दोस्तों। ये हमारा एक पात्र है, आयताकार पात्र लिया हमने, एक और हमने विलयन रखा है और दूसरी तरफ शुद्ध विलायक रखा है। अब बीच में ये रेड है जो, ये अर्धपारगम झिल्ली लगा रखी है दोस्तों। ये आप फिगर बना दीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। अब पेपर में यदि आए तो आप इसका फिगर जरूर बनाइएगा। परासरण क्या होता है? शुद्ध विलायक में अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर, किसकी ओर? विलायक का, शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये अणु कहाँ जा रहे हैं स्वतः प्रवाह के द्वारा? इस साइड विलयन की ओर स्वतः प्रवाह हो रहे हैं, तो क्या परासरण कहलाता है। शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण का फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप बना लीजिए, एक आयताकार पात्र है, उसमें एक साइड विलयन है और दूसरी साइड शुद्ध विलायक है, बीच में रेड है जो अर्धपारगम झिल्ली है। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ देता है कभी कभी कि किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है परंतु चीनी के सांद्र विलयन में सिकुड़ जाती, क्यों? इसका कारण बताइए। किशमिश को जल में डालने पर फूलती है लेकिन चीनी के सांद्र विलयन में सिकुड़ती है, क्यों? तो इसका आंसर है, किशमिश के अंदर द्रव सांद्र होता है। किशमिश के अंदर द्रव कैसा होता है? सांद्र होता है। ऊपरी परत अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, जिससे परासरण के कारण जल के अणु किशमिश के अंदर चले जाते हैं और किशमिश फूल जाती है। किशमिश के फूलने का कारण क्या है? किशमिश के ऊपर किशमिश के अंदर का द्रव सांद्र होता है। ऊपरी की परत अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, जिससे परासरण के कारण जल के अणु किशमिश के विलयन के अंदर चले जाते और किशमिश फूल जाती है। इस फूली हुई किशमिश चीनी के सांद्र विलयन में गिराने पर पुनः परासरण शुरू होता है और किशमिश के अंदर का तनु विलयन चीनी के सांद्र विलयन में चला जाता है। इस प्रकार चीनी सुकड़ जाती है। चीनी पे डालने पर किशमिश सुकड़ जाती है और जल में डालने पे फूल जाती है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, छिलका उतरे हुए अंडे को जल में गिराने पर वह फूल जाता है जबकि नमक के सांद्र विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों? क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, हम आपके लिए दो क्वेश्चन लाए। छिलका उतरे हुए अंडे को जल में गिराने पर वह फूल जाता है जबकि नमक के सांद्र विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों? अंडे के अंदर का द्रव सांद्र होता है और ऊपरी परत अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। अंडे के अंदर का द्रव कैसा होता है दोस्तों? सांद्र होता, सबने देखा होगा, और ऊपरी परत अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, जिससे परासरण के कारण जल के अणु
अंडे के अंदर चले जाते हैं और अंडा फूल जाते हैं। इस फूले हुए अंडे को नमक के सांद्र विलयन में गिराने पर पुनः परासरण शुरू हो जाता है और अंडे के अंदर का तनु विलयन नमक के सांद्र विलयन में चला जाता है। इस प्रकार अंडा नमक के विलयन में डालने पर सिकुड़ जाता है। परासरण दाब क्या होता है और सचित्र वर्णन कीजिए। आपसे 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए पेपर में बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसका सचित्र वर्णन इस प्रकार है दोस्तों। एक आयताकार पात्र लेते हैं हम, एक आयताकार पात्र लेते हैं और अर्धपारगम झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ये रेड कलर की अर्धपारगम झिल्ली है दोस्तों, इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक भाग में पिस्टन लगा होता है, ये एक भाग है जो दोस्तों इसमें पिस्टन लगा हुआ है और दूसरे भाग में केस नली लगी होती है। और जिसमें पिस्टन लगा होता है उसमें विलयन भरा होता है और तथा दूसरे भाग में केस नली लगी होती हो और जिसमें शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। दूसरे भाग में केस नली होती है जिसमें शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केस नली का तल नीचे और पिस्टल का तल ऊपर उठने लगता है। शुद्ध विलायक के अणु जब विलयन में जाने लगते हैं दोस्तों, तो पिस्टल का तल ऊपर उठता है और केस नली का तल नीचे आने लगता है। क्या होता है, जब विलायक के कण विलयन में जाने लगते हैं तो विलयन का तल, ये पिस्टन का तल है जो ऊपर उठने लगता है और केस नली का तल है नीचे आने लगता है। एक आयताकार पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभाजित करके एक भाग में पिस्टन लगाते हैं जिसमें विलयन भरा होता है तथा दूसरे भाग में केस नली होती है जिसमें शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं तथा जिससे केस नली का तल नीचे और पिस्टल का तल ऊपर उठने लगता है। अब पिस्टल पर इतना दाब डालते हैं, पिस्टल पर हम इतना दाब डालते हैं कि केस नली का तल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। इतना दाब डालते हैं कि केस नली का तल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। तो इस प्रकार जितना दाब लगाया जाता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। पिस्टल को अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उतना परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब की डेफिनेशन, वह दाब जो परासरणों को रोकने के लिए उपयुक्त होता है उसे परासरण दाब कहते हैं। वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए उपयुक्त होता है उसे परासरण दाब कहते हैं। सीधा सा सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों। वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उपयुक्त होता है परासरण दाब कहलाता है। वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक लेता है वो दाब परासरण दाब कहलाता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में, यदि आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है या स्थिर कर देता है वह दाब परासरण दाब कहलाता है। कुछ आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन है जो हम लेकर आए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 0.1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 व 0.1 मोल NaCl तथा 0.1 मोल C12H22O11 में किसका परासरण दाब अधिक होगा? आपसे ऐसे देगा दोस्तों, प्रश्न दे सकता है 0.1 मोल ग्लूकोज, 0.1 मोल NaCl, 0.1 मोल C6H12 में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों? इसमें 0.1 मोल NaCl विलयन का परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि यह जल में घुलकर कणों की संख्या में वृद्धि करता है। किस लिए अधिक होगा? 0.1 मोल NaCl विलयन का परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि यह जल में घुलकर कणों की संख्या में वृद्धि करता है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों,
0.1 मोल C6H12O6, 0.1 मोल KCl और 1% यूरिया NH2CO, यूरिया का फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO। वह 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के विलयन में किसका परमाणु दाब अधिक होगा और क्यों? 0.1 मोल CaCl2 विलयन का परमाणु दाब अधिक होगा। बर्कले व हार्टले विधि द्वारा परस्पर दाब का निर्धारण कैसे करते हैं, सचित्र समझाइए। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो भी लिखे। बर्कले व हार्टले मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है आपसे, जो वो ही क्वेश्चन लेकर आए जो आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं दोस्तों। बर्कले व हार्टले विधि द्वारा परस्पर दाब का निर्धारण कैसे करते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी विशेषता बताइए। ये आपका 6 से 10 नंबर का आएगा दोस्तों, तो आप इसको पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बर्कले व हार्टले विधि द्वारा परस्पर दाब का निर्धारण कैसे करते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी विशेषताएं भी लिखिए। या आपसे बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन पूछ सकता है आपसे, या बर्कले एंड हार्टले विधि का विशेषता पूछ सकता है, या दोनों चीज एक साथ पूछ सकता है। तो फिगर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो एक बार फिगर को अच्छे से देख लीजिए। ये जो बॉर्डर बनी है दोस्तों, ये लोहे की छिद्रित नली है, और ये जो बना हुआ है दोस्तों, ये क्या है, बिंदु मापी है। ये रेड कलर का है दोस्तों, दाब मापी है। ये ऊपर का भाग पिस्टल है, ये एक साइड केस नली है, और ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में विलेन भरा हुआ है, और बीच वाले में शुद्ध विलायक है दोस्तों। तो आप एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों कि फिगर कैसा होता है। सिंपल सा फिगर है, एक बार आपने आंख बंद करके सोचा फिगर को, यदि आपके माइंड में आ रहा है फिगर तो आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए और अपने आंखें बंद करके माइंड में सोचिए कि फिगर कैसा है, हमें कैसा बनाना है, तो आपका फिगर जरूर आपको रट जाएगा दोस्तों कि फिगर कैसा होता है। तो आप एक बार किसी फिगर को देखिए और आंख बंद करके सोचिए कि फिगर कैसा बना हुआ है। यदि आपकी आंखें बंद करने के बावजूद भी आपको वो फिगर लगे कि हाँ ऐसा है, तो एक बार बना के देखिए। यदि आपको 1-2 बार बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा और फिगर बनने लगेगा दोस्तों। तो इस विधि में लोहे की सछिद्रित नली होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता है। इस विधि में लोहे की सछिद्रित नली होती है, इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता है, जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती। इसके एक सिरे पर केस नली तथा दूसरे सिरे पर बिंदु मापी कीप लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? बिंदु मापी कीप लगी होती है। ये बिंदु मापी कीप है और ये केस नली है। कीप लगी होती है। कीप की सहायता से शुद्ध विलायक भर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? कीप की सहायता से शुद्ध विलायक भर देते हैं। अब इस नली को विलयन से भरे पात्र में लटका देते हैं। अब क्या करते हैं? अब इस नली को विलयन से भरे पात्र में लटका देते हैं, जिससे पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है। अब इस नली को विलयन से भरे पात्र में लटका देते हैं, जिसमें पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? देख लीजिए, एक पात्र रखा है, उसमें क्या लगा है? पिस्टन और दाब मापी लगा हुआ है। एक इसको लोहे की जो छिद्रित नली है, इसको एक पात्र में डाल देते हैं, उसमें क्या लगा है? पिस्टल और दाब मापी लगा हुआ है पहले से। परासरण के कारण शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। परासरण के कारण शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केस नली का तल नीचे और पिस्टन का तल ऊपर उठने लगता है।
अब पिस्टन का तल इतना दबाव डालते हैं कि केस नली का तल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो लगाया गया दाब को परासरण दाब कहते हैं। इससे दाब मापी पर ज्ञात कर लेते हैं। जो दाब मापी लगी हुई है पात्र में उससे इसे ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो फिगर एक बार फिर से देख लीजिए। बर्कले और हार्टले विधि द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। ये एक पात्र है, जिसमें हम लोहे की छिद्रित नली लगाते हैं, जिसमें एक तरफ कीप लगी होती है और दूसरी तरफ केस नली लगी होती है दोस्तों। इस कीप की सहायता से शुद्ध विलायक डालते हैं और जब इस विधि में लोहे की सछिद्रित नली लगी होती है, इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। इसके एक सिरे पर केस नली तथा दूसरे सिरे पर बिंदु मापी कीप लगी होती है। कीप की सहायता से शुद्ध विलायक भर देते हैं। अब इस नली में विलयन से भरे पात्र में लटका देते हैं, जिससे पिस्टन का दाब मापी लगा होता है, तथा दाब मापी लगा होता है। परासरण के कारण शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केस नली का तल नीचे और पिस्टल का तल ऊपर उठने लगता है। अब पिस्टल पर इतना दाब डालते हैं कि केस नली का तल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो लगाया गया दाब को परासरण दाब कहते हैं। इससे दाब मापी पर नोट कर लिया जाता है दोस्तों। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? विशेषताएं, इस विधि में दाब डालने पर झिल्ली के फटने का डर नहीं रहता। पहली विशेषता यह है कि इस विधि में दाब डालने पर झिल्ली के फटने का डर नहीं रहता। दूसरी विशेषता है दोस्तों, इस विधि में परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। क्या होता है दोस्तों? इस विधि में दाब डालने पर झिल्ली फटने का डर नहीं रहता। इस विधि में परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। इस विधि में विलयन तनु नहीं होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिले दोस्तों। अब आज हम आपके लिए पहले चैप्टर का आधा सिलेबस लेके आए थे, आधा अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए थे, और कल के वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आधा चैप्टर आज हो गया है और आधा कल हो जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को बराबर देखते जाइए, क्योंकि आपको पूरा करना है। यदि आपने कोचिंग नहीं भी कर रहे, आप हमारे पूरे लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको 70 में से 70 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप हमारी सभी क्लासें अटेंड करिएगा और अच्छे से पढ़ाई भी करते जाइए। यदि नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लीजिए दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपके माइंड में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा हो, कोई बवाल उत्पन्न हो रहा हो, कोई पढ़ाई से लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो हमें कमेंट करिए दोस्तों। यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं आ रहा, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम ये चीज़ कैसे करें, तो आप हमें कमेंट करिए। हम आपको अगले ही दिन उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।